हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा कि एक हार्ट का डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीज़ होता है। एक हल्का सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक पार्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा हार्ट ये होता है, जो हमारा ये हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम थोड़ा कलर चेंज कर लें। ये देखिए, इसमें जो है ये देखिए, ये पूरा हार्ट का पोर्शन है। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? इसमें 4 चैम्बर होते हैं इस तरह से। तो ये ऊपर का जो दाहिने साइड का है इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम इसको बोलते हैं। और राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल्स होता है। एट्रियम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में हम इसको आलिंद बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी भी साथ साथ देखिएगा। इसको हम आलिंद बोलते हैं, मतलब दायां आलिंद। और नीचे वाले को हम राइट वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं, निलय कहते हैं। और वही लेफ्ट साइड में ऊपर के साइड है लेफ्ट एट्रियम, मतलब बायां आलिंद, ये आलिंद है। और नीचे जो है बायां निलय है। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां निलय। ठीक है, तो कितने चैम्बर हुए? टोटल जो है हार्ट में 4 चैम्बर या इसको कहेंगे 4 कोष्ठक होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ऊपर की तरफ दाहिना आलिंद और नीचे की तरफ दाहिना निलय। फिर लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ बायां आलिंद और नीचे बायां निलय होता है। ठीक है, इस तरह से 4 भागों में डिवाइड होते हैं। और इसके साथ साथ देख लीजिए कौन सी आर्टरी और वेन जुड़ी होती हैं। जो हमारा दायां आलिंद होता है उसके ऊपर ये वेन जो होती है उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। क्या है? सुपीरियर वेना केवा। ये क्या करती है? हमारे पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को बटोरती है और कहाँ पे लाती है? यह दाहिने आलिंद में लाती है। ठीक है, तो जो सुपीरियर वेना केवा है ये जो अशुद्ध ब्लड को लाती हमारे दाहिने आलिंद में। तो यहाँ से देखिए ये ब्लड आ रहा है, तीर का निशान बना हुआ। तो यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। ये वाल्व यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा में होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि रक्त वापस नहीं जा पाता है, मतलब दाहिने आलिंद में आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता है। तो दाहिने आलिंद में जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से आता है। और उसी तरह से नीचे से ये हमारी जा रही है। नीचे से जो हमारी है ये है इन्फीरियर वेना केवा। ऊपर है सुपीरियर वेना केवा, नीचे है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कट गया है नीचे का, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से नीचे बॉडी से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके ये लाती, ये दोनों खुलती है। जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ये दोनों कहाँ खुलती हैं? ये दोनों आलिंद में, और वो भी दाहिने आलिंद में खुलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से दाहिने आलिंद में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। फिर दाहिने आलिंद से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाता है? तो दाहिने आलिंद से अशुद्ध रक्त हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल में, मतलब दाहिने निलय में। इसको देख लीजिए अच्छे से कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसका फ्लो। 1 मिनट देखिएगा, इसका कलर चेंज कर लूँ, ये ठीक रहेगा। तो देखिए यहाँ से सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया अशुद्ध, और इधर नीचे से इन्फीरियर वेना केवा से ये राइट एट्रियम है, इसमें ब्लड आया। फिर यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, मतलब दाहिने निलय में ब्लड जाता है। अब यहाँ से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? तो यहाँ से अशुद्ध रक्त के लिए देखिए ये रास्ता बना हुआ है। यहाँ से जाता है, ये हमारे फेफड़ों में जाता है। कहाँ पर जाता है? ये लंग्स में जाता है।
लंग्स में क्यों जाता है? इसलिए जाता है ताकि लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजन मिल सके, ब्लड शुद्ध हो सके। ठीक है, तो यहाँ से दो रास्ता गया है, एक दाहिने फेफड़े में, एक बाएं फेफड़े में। तो अशुद्ध रक्त जो हमारे दाहिने निलय से वो लंग्स में जाता है, इस रास्ते से आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से भी ये लंग्स में जाता है, इधर राइट वाला लंग्स हो गया, इधर लेफ्ट लंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड हमारा कहाँ से जाता है? फिर उसके बाद ब्लड लंग्स से होकर कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, ब्लड हमारे पूरे बॉडी का लंग्स से कहाँ आता है? फिर लंग्स में जब ऑक्सीजन मिल जाता है, ये लंग्स है, लंग्स में जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है तो वो पल्मोनरी वेन के द्वारा, क्योंकि अब शुद्ध रक्त हो गया तो अब वो आएगा पल्मोनरी वेन में। इधर भी पल्मोनरी वेन है और ये भी पल्मोनरी वेन है, राइट तरफ भी देखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से लंग्स से ब्लड आता है पल्मोनरी वेन में। ठीक है, फिर पल्मोनरी वेन से दोनों साइड से वो रक्त कहाँ जाता है? हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाता है, बाएं आलिंद में जाता है। और बाएं आलिंद में कौन सा रक्त जा रहा है? शुद्ध रक्त जा रहा है, जो लंग्स से ऑक्सीजन ले चुका है। और फिर उसके बाद बाएं आलिंद के बाद जो ब्लड हमारा शुद्ध होता है वह जाता है बाएं निलय में। ठीक है, लास्ट में कहाँ जाता है? बाएं निलय में जाता है। और बाएं निलय से फिर वो ब्लड, चूंकि बाएं निलय में शुद्ध रक्त होता है, तो बाएं निलय से देखिए ये रक्त इस साइड जा रहा है अयोट्रा में। ठीक है, अयोट्रा एक महाधमनी है, इसको महाधमनी कहते हैं। इसमें यह सबसे बड़ी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसी धमनी है? इसको बोलते हैं महाधमनी। और यह सबसे बड़ी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त, तो यहाँ से फिर शुद्ध रक्त पूरे बॉडी में जाता है। यही साइकिल होती है। ठीक है, सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है दाहिने आलिंद में, फिर जाता है अशुद्ध रक्त दाहिने निलय में, फिर वहाँ से फेफड़ों के लिए रक्त जाता है शुद्ध होने, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके शुद्ध रक्त फिर बाएं आलिंद में आता है, फिर बाएं आलिंद से जो हमारा रक्त रहता है वह बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय से शुद्ध रक्त फिर बॉडी में जाता है। तो यही साइकिल चलती रहती है। मतलब दो बार रक्त, एक बार इस जो है हमारे हार्ट में कितनी बार आता है? दो बार आता है ब्लड। एक बार दाहिने साइड आता है, फिर फेफड़े में जाता है, फिर बाएं साइड, दाहिने साइड अशुद्ध रक्त रहता है और बाएं साइड शुद्ध रक्त। इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट बन गया होगा और समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और देखिएगा, यहीं पे दो वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दो वाल्व हैं जिसका नाम याद रखिएगा आप। यहाँ पे एक वाल्व है दाहिने साइड, एक बाएं साइड। यहाँ पे दाहिने आर्टिकल और निलय के पास में जो वाल्व है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये इसलिए होता है ताकि रक्त निलय में आने के बाद फिर आलिंद में वापस ना चला जाए। तो इस वाले पोर्शन पे क्या है? ये लिखा है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और जो बायां होता है, बाएं तरफ, ये द्विवलनीय वाल्व इसको बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, क्योंकि यहाँ दो वाल्व लगा है, यहाँ तीन वाल्व होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इसको बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, इसका दो नाम है। तो ये वाल्व आप याद रखिएगा, दो वाल्व हैं। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, गैसों, उत्सर्जित पदार्थों आदि के परिवहन के लिए एक तंत्र कार्य करता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। क्योंकि यह कार्य मुख्यतः रुधिर, ब्लड के माध्यम से होता है, अतः इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। इस वैज्ञानिक को आप याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने। अब आगे देखते हैं कि रुधिर परिसंचरण के माध्यम से किए जाने वाले कार्य। तो इससे जो कार्य हैं, पहला है पोषक पदार्थ तथा आवश्यक पदार्थों का परिवहन, पूरे बॉडी में पहुंचाना।
दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, मतलब पूरे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना। तीसरा है हार्मोन को लक्षित ऊतक तक पहुंचाना। ठीक है, ऊतक तो जानते होंगे कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, तो ऊतकों तक भी हार्मोन वगैरह को पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। और चौथा है विभिन्न मध्यवर्ती उपापचयी पदार्थों का परिवहन। ठीक है, तो कुल मिलाके रक्त जो है परिवहन का कार्य करता है। आगे देखते हैं इसको कितने भागों में बांटकर हम पढ़ने वाले हैं। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग हैं, पहला हृदय हम पढ़ेंगे हार्ट, दूसरा रक्त दाब ब्लड प्रेशर देखेंगे, तीसरा धमनी तंत्र आर्टरी सिस्टम, और चौथा हम शिरा तंत्र यानी कि वेन सिस्टम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो मानव का हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 250 से 300 ग्राम भार का होता है। ठीक है, और जो वक्ष गुहा में पसलियों के नीचे फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ठीक है, क्योंकि पसलियों के अंदर तो फेफड़े होते हैं और उन्हीं पसलियों के बीच में, मतलब फेफड़ों के बीच में एक प्लूरल गुहा होती है जहाँ पे वक्ष गुहा होती है, जहाँ पे हमारा हार्ट स्थित होता है। और हृदय एक दोहरी झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट की जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। और इस झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह द्रव बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। और हृदय की दीवार 3 स्तरों से बनी होती है। ठीक है, जो हृदय की दीवार होती है, जैसे मान लेते हैं ये हार्ट की दीवार है, तो इसमें कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी जो होता है वो इपिकार्डियम होता है, इपिकार्डियम, और बीच में जो होता है कार्डियम, और जो बीच में होता है वो मायोकार्डियम, और सबसे अंदर की तरफ जो होता है वो होता है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट के दीवार में 3 परत होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि एपिकार्डियम स्तर में हृदय पेशियां पाई जाती हैं जो रचना के ऐच्छिक पेशियों के समान, मतलब जो रचना में, यहाँ में होगा, जो रचना में तो ऐच्छिक पेशियों के समान होती हैं, लेकिन कार्यविधि में वो कैसी होती हैं? अनैच्छिक पेशियों के समान होती हैं। और हृदय पेशियां जो होती हैं तेजी से संकुचित होती हैं तथा कभी थकती नहीं हैं। मतलब हृदय की जो मसल्स होती हैं, जो हृदय की पेशियां होती हैं, वो बिना थके हुए जीवन भर कार्य करती हैं, वो कभी थकती नहीं हैं। ठीक है, मानव हृदय 4 कोष्ठकों या कक्ष मतलब 4 चैम्बर में विभाजित होता है। ऊपरी पतली कोष्ठक दीवारों द्वारा बने 2 आलिंद, जिसको हम एट्रियम बोलते हैं, तथा 2 निचले कोष्ठक मोटी दीवारों द्वारा बने निलय, जिसको इंग्लिश में वेंट्रिकल्स बोलते हैं, होते हैं। दोनों आलिंद एक दूसरे से अंतरालिंद भित्ति, जिसको बोलते हैं इंटर आरिकुलर सेप्टम, द्वारा अलग होते हैं, जबकि आलिंद और निलय आपस में आलिंद निलय खांच द्वारा अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके बीच में पट्टी रहती है। और भ्रूण अवस्था में हृदय की आंतरालिंद भित्ति पर एक छिद्र पाया जाता है, ठीक है, जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। वयस्कों में यह छिद्र बंद होकर एक अवशेष रूप में रह जाता है, जिसे फोसा ओबैलिस कहते हैं। कुछ शिशुओं में यह छिद्र जन्म के उपरांत भी पूर्णतः बंद नहीं होता है, जिससे शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त आपस में मिलता रहता है। ठीक है,
तो जिससे क्या होता है कि ये छिद्र जो है यह बंद नहीं होता है, जिससे शुद्ध व अशुद्ध रक्त आपस में मिलता रहता है। ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहा जाता है। एक ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हो जाता है, बच्चा जैसे छोटा सा होता है तो वो पूरे नीले कलर का रहता है और उसमें क्या रहता है कि उसके हृदय में छेद होता है, जिससे अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त दोनों एक ही में मिक्स होता रहता है, तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। तो वही बात है। और इन शिशुओं का जीवन काल अधिक नहीं होता है, ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, हृदय की कार्यविधि की बात करते हैं। तो बायां आलिंद 4 फुफ्फुस शिराओं पल्मोनरी वेन द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रक्त ग्रहण करता है। और बायां आलिंद बाएं निलय में एक छिद्र, बायां आलिंद निलय छिद्र, जिसको लेफ्ट आरिकुलो वेंट्रिकल द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक द्विकपाटीय वाल्व पाया जाता है, जिसे मिट्रल वाल्व कहते हैं। हम बाएं की बात कर रहे हैं, आप लोग बाएं साइड ध्यान रखिए चित्र का। फिर अब दाएं की बात देखें तो दायां आलिंद दाएं निलय में एक छिद्र, दायां आलिंद निलय छिद्र, जिसको राइट आरिकुलो वेंट्रिकल अपार्चर कहते हैं, द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक त्रिकपाटीय वाल्व पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम ट्राइकस्पेड, दाहिने साइड ट्राइकस्पेड वाल्व, बाएं साइड बाइकस्पेड वाल्व या मिट्रल वाल्व। उपरोक्त दोनों वाल्व रक्त को आलिंद से निलय में जाने देते हैं, किंतु विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। निलयों की भित्तियां आलिंदों की अपेक्षाकृत मोटी होती हैं और बाएं निलय की भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है। किसकी भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है पूरे हार्ट में? तो बाएं निलय की भित्ति सर्वाधिक मोटी होती है। और बाएं निलय के अगले भाग के महाधमनी निकलती है, यहाँ से होगा, मतलब बाएं निलय के अगले भाग से महाधमनी निकलती है, जो शरीर के अन्य सभी भागों, फेफड़ों को छोड़कर, लेकिन अन्य सभी भागों में रुधिर को ले जाती है, ठीक है। और महाधमनी के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्व, जिसको सेमी लूनर वाल्व कहते हैं, यह वाल्व रुधिर को निलय से महाधमनी में तो जाने देता है, किंतु वापस निलय में नहीं जाने देता है। निलय से महाधमनी में जाने देगा, लेकिन फिर वापस निलय में नहीं जाने देता है। आगे देखते हैं, दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिरा तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त लाकर दाएं आलिंद में डालती है। और अग्र महाशिरा के खुलने के स्थान के नीचे यहाँ सारे यूस्टेचियन वाल्व के समीप ही एक गांठ जैसी रचना, जिसको साइनो एट्रियल गांठ या साइनो एट्रियल नोड या शार्ट में इसको एसे नोड बोलते हैं, पाई जाती है। दाएं आलिंद निलय वाल्व के पास ही एक अन्य गांठ, जिसको एवी गांठ या आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या इसको शार्ट में एवी नोड बोलते हैं, पाई जाती है, ठीक है। एसे नोड और एवी नोड क्या होता है, जो हृदय की धड़कन होती है ना, उसकी शुरुआत इसी से होती है, मतलब यहीं से एसे नोड और एवी नोड से हम धड़कन को सुनते हैं, जहाँ से लब और डब की आवाज़ आती है। आगे हम देखते हैं हृदय के रुधिर परिसंचरण का मार्ग, ये देखते हैं। तो शरीर के विभिन्न अंगों तथा ऊतकों से अशुद्ध रक्त अत्यंत बारीक तथा छोटी छोटी शिरा कोशिकाओं, जिसको हम वेन्यूल्स कहते हैं, द्वारा एकत्रित करके अपेक्षाकृत बड़ी रचनाओं, जिसको हम शिराएं बोलते हैं, शिराओं में डाल दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि शिराओं में रुधिर का पश्च प्रवाह रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। मतलब जो शिराओं में जो वाल्व, मतलब शिराओं में जो रक्त बहता है वो पीछे वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके लिए वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। वाल्व की वजह से रक्त एक ही दिशा में बहता है, पीछे नहीं होता है। और यह रक्त शिराओं द्वारा अग्र तथा पश्च महाशिराओं में पहुंचा दिया जाता है। अग्र एवं पश्च महाशिराएं हृदय के दाहिने आलिंद में खुलती हैं,
जिससे रक्त अब दाहिने आलिंद में आ जाता है। दाहिने आलिंद से यह अशुद्ध रक्त अब दाहिने निलय में आता है और दाहिने निलय से निकलने वाली पल्मोनरी महाधमनी द्वारा यह अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। किस लिए? फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने के लिए। और फेफड़ों में अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तथा ऑक्सीजन मिल जाती है और इस प्रक्रिया से रक्त शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो रक्त फेफड़ों में अशुद्ध रक्त जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकल जाती है तथा ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। फिर वहाँ से शुद्ध होकर रक्त हमारा कहाँ आता है? बाएं आलिंद में आता है। आगे देखते हैं। अब यह शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है। बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में आ जाता है और बाएं निलय से महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त धमनियों तथा धमनी के केशिकाओं जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी केशिकाओं में पहुंचता है और धमनी केशिकाओं में रक्त कैपिलरी में आता है। यहाँ से शुद्ध रक्त शरीर के अनेक ऊतकों, अंगों आदि में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार पूर्ण परिसंचरण में रुधिर 2 बार हृदय में आता है। एक बार दाहिने साइड से, जैसे आलिंद से दाहिने आलिंद से दाहिने निलय से फिर फेफड़े में जाता है, फिर फेफड़े से शुद्ध होके बाएं आलिंद से बाएं निलय से फिर पूरे बॉडी में जाता है। तो इस तरह से हृदय में कितनी बार रक्त शरीर से आता है? 2 बार आता है। तो वही देखिए कि एक बार अशुद्ध रक्त हृदय के दाहिने भाग में आता है तथा दूसरी बार शुद्ध रक्त हृदय के बाएं भाग में आकर शरीर के संपूर्ण शरीर में पंप कर दिया जाता है और हृदय से होकर रुधिर के 2 बार परिसंचरण करने की क्रिया ही द्विपरिसंचरण कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विपरिसंचरण कहलाती है। अब हम बात करते हैं रक्त दाब की। इतना आप लोगों के समझ में। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 2 नाम आया होगा, एक पल्मोनरी धमनी और एक पल्मोनरी शिरा। तो पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा दोनों का संबंध किससे है? फेफड़े से है। अगर किसी भी मतलब धमनी या शिरा में अगर पल्मोनरी शब्द लग जाए तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। मान लीजिए धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर पल्मोनरी लिखा है इसका मतलब पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। और शिरा में कैसा रक्त बहता है? शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अगर लिखा आ जाए कि पल्मोनरी शिरा तो इसका मतलब पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं रक्तदाब या रक्तचाप, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो इसकी बात करें तो निलयों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न रक्तदाब जो रुधिर द्वारा वाहिकाओं की दीवारों पर आरोपित किया जाता है उसी को हम रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब को सामान्यतः बांह की धमनी द्वारा मापा जाता है, यानी लेफ्ट ब्रैंकियल आर्टरी द्वारा मापा जाता है। वह उपकरण जो रुधिर दाब मापने के लिए उपयोगी होता है उसे स्फैग्मोमैनोमीटर क्या कहते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ये याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि रक्तदाब किस से मापते हैं या किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। आगे देखते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर दाब 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है। ये भी पूछा गया है कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। इसमें जो ऊपर वाला 120 होता है ये सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg तथा डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। सामान्य से तेज हृदय नाड़ी गति को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। अगर सामान्य से रक्तदाब ज़्यादा है तो क्या कहेंगे? ट्रैकीकार्डिया। और सामान्य से अगर धीमी हृदय नाड़ी गति को क्या कहेंगे?
ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है। और सामान्य से उच्च रुधिर दाब की अवस्था को हाइपरटेंशन, अगर हमारा रक्तदाब ज़्यादा है तो उसको हाइपरटेंशन, कम है तो हाइपोटेंशन। कहीं भी अगर हाइपर शब्द लिखा है तो हाइपर का मतलब ज़्यादा से होता है और हाइपो का मतलब कम से होता है, लो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर रक्तदाब उच्च है तो हाइपरटेंशन, अगर रक्तदाब लो है, कम है तो हाइपोटेंशन। ठीक, आगे हम देखते हैं धमनी तंत्र, आर्टरी सिस्टम। तो धमनी तंत्र क्या है? यह वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो हृदय से रुधिर रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। मतलब जो धमनी होती हैं वो हृदय से क्या करती हैं? रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। और धमनियाँ कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, पेशी होती हैं, लचीली होती हैं। इनमें उच्च रक्तदाब, इसमें रक्त जो है उच्च दाब से बहता है। इसके बाद पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अभी हम बताए थे कि अगर पल्मोनरी लगा है किसी धमनी के आगे तो इसका मतलब अशुद्ध रक्त, तो इसीलिए लिखा है कि पल्मोनरी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी जिसको बोलते हैं अयोर्टा, ठीक है, अयोर्टा होती है। ये वही धमनी है जो शुद्ध रक्त को हमारे बाएं आलिंद में लेके आती है। आगे देखते हैं रुधिर केशिकाएं जिसको कैपिलरी कहते हैं। ये सबसे छोटी सूक्ष्मदर्शी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनिकाओं को सिराकाओं से जोड़ती हैं। मतलब धमनी की सबसे छोटी कह सकते हैं कि सिरा, मतलब धमनी की सबसे छोटी पतली पाइप जैसी संरचना जो किससे मिलती है? सिरा से मिलती है। सबसे अंतिम संरचना, मतलब धमनी की सबसे अंतिम संरचना जो सिरा से कनेक्ट होती है वो धमनिका कहलाती है। और सिरा वाली सबसे छोटी संरचना, सबसे लास्ट वाली संरचना जो धमनी से मिलती है उसको हम बोलते हैं सिराकाएं। ठीक है, तो इन दोनों को जहाँ एक जगह मिलन होता है उसको कैपिलरी बोलते हैं। आगे देखते हैं हम सिरा तंत्र या वेन सिस्टम। तो सिरा तंत्र में क्या है कि रुधिर कोशिकाओं से रक्त सिराकाएं जिसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं में एकत्रित करती हैं तथा स्वयं एकत्रित होकर सिरा में रक्त छोड़ देती हैं। सिराएं विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय तक ले जाती हैं। सिराओं की भित्ति धमनियों की अपेक्षाकृत पतली होती है तथा कम पेशी होने के कारण इनकी गुहा भी चौड़ी होती है। सिराओं में रक्त कम दाब से बहता है, अतः रक्त को पश्चिम दिशा बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस लौटने से बचाने के लिए सिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। और सिराएं त्वचा के समीप ही पाई जाती हैं, मतलब ऊपरी सरफेस पर सिराएं पाई जाती हैं। जैसे जो हम लोगों के हाथ में ऊपर से जो भी नसें कहते हैं अपने भाषा में हाथ में हमें दिखाई देती हैं, वो सब क्या होती हैं? वो सब सिराएं होती हैं। ठीक है, जबकि धमनियाँ शरीर में काफ़ी गहराई में स्थित होती हैं। अगर किसी का सिरा कट जाए तो बच सकता है, लेकिन अगर धमनी कट जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर से रक्त बहता है। तो जबकि धमनियाँ शरीर में काफ़ी गहराई में स्थित होती हैं। और पल्मोनरी सिरा एकमात्र सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शरीर की शेष सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे इससे और अच्छा समझाने की। लाइक शेयर भी आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा उत्साह वर्धन होता रहेगा। आज इतना ही।